वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सोशल साइंस क्लास 10 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टी इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। इससे पहले मैं सोशल साइंस क्लास 10 के 3 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं रिमेनिंग चैप्टर्स के भी वीडियोस आपको बिफोर 2nd ऑफ मार्च, जिस दिन आपका हिंदी का एग्जाम है, बना के अटैच कर दूंगा प्लेलिस्ट में, तो आप कंप्लीट लिस्ट वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। टेक केयर एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे। फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग टू लिसन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इन माय वॉइस। टेक केयर एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस को। और एक बात और याद रखिएगा बेटा कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से 100% या 5 मार्क्स का आएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी क्या है? और डिफाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, आपको डेफिनेशन देनी है पॉलिटिकल पार्टी की। नेम एंड डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और फिर आपको 3 कंपोनेंट्स बताने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं बेटा। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है ऑफ पर्संस हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। लोगों का जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड ट्राई टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और पावर को होल्ड करते हैं सरकार में। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट। वो कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे सहमत होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर गुड, parties try to convince people that their policies are better than others। क्योंकि इसमें तो कई लोगों के अलग-अलग व्यूज़ हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग-अलग व्यूज़ हो सकते हैं कि क्या सही है लोगों के लिए। इसलिए पार्टी कन्विंस करने की कोशिश करती है लोगों को इलेक्शन के टाइम पे कि हमने जो पॉलिसीज़ बनाई है या हमारा जो एजेंडा है वो राइवल पॉलिटिकल पार्टी से बेटर है, राइट? They try to implement their policies by winning popular support through election। वो इलेक्शन जीतने के बाद जनता का सपोर्ट लेने के बाद इन पॉलिसीज को फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। आई होप आपको पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। अब हम कंपोनेंट्स की अगर बात करें बेटा, तो मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। पहले हैं लीडर्स, दूसरे हैं बेटा एक्टिव मेंबर्स, और तीसरे हैं फॉलोअर्स, राइट। याद रखिएगा ओनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। लीडर्स कौन है? द लीडर्स आर दोज हु टेक मेजर डिसीजंस ऑफ द पार्टी एंड देयर डिसीजंस आर द सुप्रीम कमांड फॉर द पार्टी। जो पार्टी के लिए सारे डिसीजंस लेते हैं और उनका डिसीजन सुप्रीम कमांड है, मतलब अ, आदेश है सभी लोगों के लिए कि उन्हें ये बात माननी है, उसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं वो लोग। सेकंड है एक्टिव मेंबर्स। अनदर कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर द एक्टिव मेंबर्स। पार्टी के एक्टिव मेंबर्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर द पार्टी, जो पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उन्हें एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। फॉलोअर्स कौन होते हैं? द लास्ट वन आर द फॉलोअर्स हु सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्शंस एंड मेक देयर पार्टी विक्टोरियस। मतलब जो भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं और पार्टी को जिताते हैं इलेक्शन के टाइम, उन लोगों को फॉलोअर्स कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि किस अलग-अलग तरीके से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। Explain any 5 major functions of political parties. Explain any 3 functions of political parties. How do political parties function within a democratic system? Explain political parties are a necessary condition for democracy. Analyze their statement with relevant points. Yeah. Explain any 3 responsibilities carried out by the political parties in a democracy. इन सारे क्वेश्चंस का आंसर विल बी सेम। एक तरीके से आपको फंक्शंस बताने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, या एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो इंपॉर्टेंस बताना है पॉलिटिकल पार्टीज का, या वर्क बताना है जो वो करते हैं डेमोक्रेसी में। आंसर है बेटा, ध्यान से समझिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में। तो 5 मेजर फंक्शंस क्या हैं? पहला है रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड व्यूज ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। अलग अलग समुदायों के इंटरेस्ट को और व्यूज को रिप्रेजेंट करती है। उन्हें प्लेटफॉर्म ऑफर करती है सिटीजन्स को, जिससे कि वो अपनी वॉइस और कंसर्न्स को रख सकें। सेकंड है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज बनाती हैं पब्लिक के इंटरेस्ट में। पार्टीज डेवलप पॉलिसीज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ देयर सपोर्टर्स। सपोर्टर्स की नीड्स पे पॉलिसीज बनाना। गाइडिंग गवर्नेंस।
गवर्नमेंट को गाइड करना एंड डिसीजन मेकिंग व्हेन इन पावर, और डिसीजन लेना जब भी वो पावर में हो। थर्ड है पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, पार्टीज आइडेंटिफाई एंड प्रमोट पोटेंशियल लीडर्स एंड कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। पार्टीज आइडेंटिफाई करती हैं, प्रमोट करती हैं उन लीडर्स को और कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन में उसे जिता सकते हैं। इंश्योरिंग द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लीडरशिप, जिससे कि लगातार जो लीडर्स ओल्ड हो गए हैं वो रिटायर हो सकें और नए लीडर्स को या यंग लीडर्स को मौका मिल सके पार्टी लीडरशिप का। राइट। नेक्स्ट है बेटा मोबिलाइजिंग वोटर्स, वोटर्स को मोबिलाइज करते हैं पब्लिक ओपिनियन को लेने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवली engage in campaigning, encouraging citizens to vote and participate in the democratic process. Fifth है forming government, winning parties from the government and their leaders take up executive positions to implement policies for public welfare। मतलब जो भी पार्टीज जीत जाती हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और फिर उनके लीडर्स अलग अलग एग्जीक्यूटिव पोजीशंस लेते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। सिक्स्थ है रोल ऑफ अपोजिशन, जो भी पार्टीज इलेक्शन में हार जाती हैं वो अपोजिशन पार्टी का रोल निभाती हैं और वो चेक करती हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है, और अगर वो कोई भी गलत काम करती है तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं। राइट, याद रखिएगा। तो बहुत सिंपल थे बेटा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नेसेसिटी क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी की, ये हमें बताना है। ठीक है, जरूरत। फर्स्ट है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी दुनिया में, याद रखिएगा। इफ वी डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज इन सच अ सिचुएशन एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो सारे कैंडिडेट्स कैसे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, इंडिविजुअली लड़ेंगे, और इंडिविजुअल अगर लड़ेंगे तो उनके थॉट्स, उनके व्यूज़ क्या सेम होंगे? नहीं, सबके व्यूज़ और थॉट्स अलग होंगे। थर्ड है, नो वन विल बी एबल टू टेक एनी मेक एनी प्रॉमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। कोई भी एक व्यक्ति क्या कोई भी बड़ा बदलाव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक एरिया तक ही सीमित रह जाएगा। क्योंकि उसको अपोज़ करने वाले लोग कई ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ग्रुप में नहीं है, इंडिविजुअल है। फोर्थ है, द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। सरकार तो बन जाएगी बट उसकी यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी। अब जितने भी चुने गए नेता हैं वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहेंगे, उसके बाहर उनका कोई भी अकाउंटेबिलिटी या उनके उनकी जवाबदेही नहीं होगी जनता के प्रति। राइट। सिक्स्थ है द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेसी नेसेसिटेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अपोजिशन पार्टी का जो रोल है वो बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्टेंस के लिए, है ना। सेवेंथ है एज सोसाइटीज बिकम लार्ज, जैसे ही समाज बड़े हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसीज टू गैदर डिफरेंट व्यूज। उन्हें कुछ एजेंसीज की जरूरत होती है जहाँ से वो अलग अलग विचार को गैदर कर सकें, इकट्ठा कर सकें ऑन वेरियस इशूज एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट, जिससे कि वो सरकार के सामने रख सकें। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड। कहने का मतलब क्या है, एक तो रूलिंग पार्टी होगी। अगर हमारे पास अपोजिशन पार्टीज में कई सारे ग्रुप्स नहीं होंगे तो जो सिटीजन्स देश के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को गैदर कौन करेगा, उनके कंसर्न्स को रखेगा कौन पार्लियामेंट में, और फिर रूलिंग गवर्नमेंट अगर कोई कंसर्न उसे समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो तो अपनी कमियां दिखाती नहीं है, और ना कोई भी गलत चीज़ जो हो रही है देश में उसे बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करती है, क्योंकि उसे अपनी गवर्नमेंट अच्छे से चलानी है। तो जितनी भी अपोजिशन ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो कंसर्न लेके आते हैं, वो पार्लियामेंट में रखते हैं, तब रूलिंग गवर्नमेंट आने वाले सालों में कोई एक्शन लेती है, कोई लॉ फॉर्म करती है जिससे कि वो प्रॉब्लम पब्लिक की सॉल्व होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने तरीके के पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 3 तरीके के पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। पहला है सिंगल पार्टी सिस्टम, जिसे वन पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर एक ही पार्टी होती है देश में, एनी अदर पार्टी इज नॉट अलाउड, हेंस नो अपोजिशन पार्टी। कोई दूसरी पार्टी नहीं होती है देश में, इसका मतलब अपोजिशन पार्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ एक रूलिंग पार्टी होती है। द सेम पार्टी रन्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन यही चलाती है। पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नमेंट फॉलो अ सिंगल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी हो या सरकार हो वो सिंगल आइडियोलॉजी फॉलो करती है। एग्जाम्पल चाइना, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है। गवर्न अंडर दिस सिस्टम द ओनली पार्टी इन चाइना इज कम्युनिस्ट पार्टी। एक जो पार्टी जो चाइना में एग्जिस्ट करती है और रूलिंग पार्टी है दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, याद रखिएगा। सेकेंड है बेटा बाई पार्टी सिस्टम, जिसे हम टू पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। अंडर दिस इन अ कंट्री देयर आर ओनली टू मेजर पार्टीज, देश में सिर्फ दो बड़ी पार्टीज होती है।
वन पार्टी फंक्शंस एज पार्टी इन पावर, द अदर पार्टी इज इन अपोजिशन। एक पार्टी तो रूलिंग होती है, दूसरी फिर क्या हो जाएगी, अपोजिशन में हो जाएगी। अदर पार्टीज में ऑल्सो एग्जिस्ट, कुछ बाकी पार्टीज एग्जिस्ट कर सकती है, बट इतनी छोटी होती है कि उनका कोई इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस या यूटिलिटी नहीं रह जाती है ना। या तो रूलिंग पार्टी में आने में या अपोजिशन में आने में। एग्जाम्पल इसका क्या है, इंग्लैंड या ब्रिटेन और यूएसए, इन दोनों में टू पार्टी सिस्टम चलता है, राइट। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। इस सिस्टम में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री में एग्जिस्ट होती हैं, जिसमें कुछ छोटी पार्टी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी पार्टी होती हैं, जो मेजोरिटी में आके गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। अदर पार्टीज जो होती हैं वो अपोजिशन पार्टीज का रोल प्ले करती हैं। एग्जाम्पल इसका बेस्ट क्या है, हमारा देश इंडिया, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सम टाइम इफ नो सिंगल पार्टी हैज मेजोरिटी, टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जब कोई एक पार्टी मेजॉरिटी वोट्स नहीं ले पाती है या सीट्स नहीं ले पाती है बेटा, तो क्या होता है, फिर 2-3 पार्टीज मिलके रूलिंग पार्टी बनाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कॉलिशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अलायंस क्या है बेटा, जब इलेक्शन लड़ने के लिए हम 2-3 पार्टीज हाथ मिला लेती हैं, तो उसे अलायंस कहते हैं। और जब क्या कहते हैं, सरकार बनाने के लिए इलेक्शन हो जाने के बाद पार्टी साथ आती हैं, तो उसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। याद रखिएगा इस डिफरेंस को, अलायंस और कॉलिशन में। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एक्सप्लेन एनी 5 चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। आपको 5 चैलेंज बताने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चैलेंजेस बताने हैं, ठीक है। हर जगह वर्ड आएगा, क्या आएगा बेटा, चैलेंजेस 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 चैलेंजेस, ठीक है। वर्ड या चैलेंज याद रखना, ठीक है, और उसका आंसर सेम होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चुनौतियां फेस करती है। आंसर बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होते हैं लोगों के, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब डेफिनेशन पूछी गई तो ये डेफिनेशन है, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेस सेवरल चैलेंजेस। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज कई सारे चैलेंज फेस करती हैं। पहला है क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। ये पॉइंट एनसीईआरटी में था, यहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स याद रखिएगा। मेनी पार्टीज आर कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिकल फैमिलीज। कई सारी पार्टीज में एक राजनीतिक परिवार है। लिमिटिंग लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, जिस जो कि लीडरशिप और अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर रहा है बाकी लोगों के लिए, और इंटरनल डेमोक्रेसी को नहीं होने दे रहा है, विच अफेक्ट्स द ओवरऑल पार्टी स्ट्रक्चर। जो पूरी पार्टी पे इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है अब हम कितना भी कर लें पार्टी के लिए, हम टॉप पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि टॉप पोजीशन में सिर्फ परिवार के लोग ही रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस हो गया, अगर आप यूपी में देखो तो समाजवादी पार्टी हो गई, राइट। तो ये फैमिली डायनेस्टिक सक्सेशन है, राइट। ये चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि क्योंकि इसकी वजह से कोई भी नया चेहरा या आप कह सको हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं आ पाता है। अब जनता को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई लीडर अच्छा हो, कैपेबल हो या अनकैपेबल हो। फैमिली पॉलिटिक्स है, तो जो मेंबर रहेगा टॉप लीडिंग पोजीशन पे वो फैमिली का ही रहेगा, राइट। सेकंड है बेटा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की होती है, मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। कई सारी पार्टीज अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, विद लीडर्स मेकिंग डिसीजन। लीडर्स डिसीजन लेते हैं बिना किसी कंसल्ट करके बाकी मेंबर्स से पार्टी के, जिससे कि उनकी जो प्रभाव है पार्टी पे वो खत्म हो जाता है, वीकनिंग दियर इफेक्टिवनेस। थर्ड है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का में क्रिमिनल लोगों का आना। इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड इन पॉलिटिक्स अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर चोर, गुंडे ये सब पार्टीज़ में आएँगे, ठीक है? डॉन टाइप के लोग पार्टीज़ में आएँगे, तो क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे लोगों को इलेक्शन में उतार दिया जाता है, जो बहुत ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका दबदबा होता है एक तरीके से एक इलाके में, राइट? फोर्थ है डिफेक्शन। डिफेक्शन भी एक चैलेंज है। पॉलिटिशियंस ऑफten स्विच पार्टीज़ फॉर पर्सनल गेन। प इल इलेक्शन होने से पहले आपने देखा है कई सारे मेंबर्स शिफ्ट होते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी। कई सारे लोग इलेक्शन हो जाने के बाद शिफ्ट होते हैं। इस चीज़ को डिफेक्शन कहते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में घुस जाना। इसे डिफेक्शन, ये भी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। जिससे कि इंस्टेबिलिटी आती है और लैक ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टी आती है कि राजनीतिक विश्वास कम है इन चीज़ों में। फिफ्थ है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या है? रीजनल पार्टीज फोकस ऑन लोकल इश्यूज। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां वो लोकल मुद्दों पे ध्यान देती हैं, विच कैन क्रिएट डिवीजन इन नेशनल पॉलिटिक्स, हिंडर कोहेसिव नेशनल डेवलपमेंट। जिससे कि डिफरेंस आ सकता है नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल लेवल पे और एक लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स में, जिससे कि जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें कमी आती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने रीजन को डेवलप करने में, ना कि एज अ नेशन एज अ होल सोचने पे, राइट।
नेक्स्ट है बेटा क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजी। अब इतनी कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनकी आइडियोलॉजीज या तो शिफ्ट होती रहती है दूसरी पार्टीज को देख के, या सेम होती है ज़्यादातर की। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पार्टी को चुने, क्योंकि सबकी सबकी जो पॉलिसीज हैं, सबके प्रिंसिपल्स हैं या आइडियोलॉजीज हैं, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो लोग इससे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैनी पार्टीज फ्रिक्वेंटली शिफ्ट दियर आइडियोलॉजीज टू विन वोट। कई सारी पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी, मतलब जो उनका सिद्धांत था, उससे भी शिफ्ट हो जाते हैं वोट्स जीतने के लिए पब्लिक के। प्रायोरिटाइजिंग इलेक्टोरल सक्सेस, उन्हें बस जीतना होता है इलेक्शन, ओवर कंसिस्टेंट प्रिंसिपल्स कॉजिंग आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन। जैसे कि आइडियोलॉजी में इस पार्टी के सिद्धांत तो ये थे, अब वो काम कर रही है जो दूसरी पार्टी ऑलरेडी कर चुकी थी, इलेक्शन जीती जिसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जानते हो दिल्ली में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीबीज़, मतलब फ्री की चीज़ें बाँटी लोगों को। वही देख के बीजेपी ने क्या किया गुजरात में, जब आम आदमी पार्टी गुजरात में इलेक्शन करनी होती। हरियाणा में क्या किया बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जब आम आदमी पार्टी कम्पीट कर रही थी, उन्होंने भी फ्री की चीज़ें बाँटना शुरू कर दिया। तो ये जो आइडियोलॉजी है ना, फ्री की चीज़ देना, ये स्टार्ट की थी आम आदमी पार्टी ने, और धीरे-धीरे सभी पार्टी को लगा कि भाई अब इलेक्शन जीतना है तो ये चीज़ हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, राइट? ये बेटा प्रॉब्लम होती है। लास्ट पॉइंट है बेटा मनी पावर। द रोल ऑफ मनी इन इलेक्शंस स्क्यूज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जब रोल मनी का यूज़ होता है इलेक्शन जीतने के लिए, या मसल पावर का यूज़ होता है इलेक्शन जीतने के लिए, ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो कि इलेक्शन की फेयरनेस ये सही तरीके से हो रहा है, इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, राइट? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एग्जामिन द इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट्स को एग्जामिन करना है, जो अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस द्वारा दी ली गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज करने के लिए, राइट? और उनके लीडर्स को। या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स टेकन इन अवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। क्या बदलाव किए गए हमारे देश में हाल हाल के सालों में, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज को बदला जा सके, जिससे कि वो अपने चैलेंजेस को मीट कर सके। अब बेटा ऊपर प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो नीचे क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कैसे होंगे? रिफॉर्म करके, बदलाव करके, कि भाई तुम में ये कमियां हैं, तो हम ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इन रिफॉर्म्स को आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप अडॉप्ट कर लो, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिफॉर्म वाले में चैलेंज के पॉइंट्स लिख देते हैं, और चैलेंज वाले में कभी कभी रिफॉर्म के लिख देते हैं। तो समझना है बेटा, रिफॉर्म मतलब है बदलाव, चेंज, है ना? चेंज होगा तो आपकी कमियाँ या चैलेंजेस सुधरेंगे, राइट? तो ये पॉइंट्स इस हिसाब से लिखने हैं आपको। आंसर है बेटा फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया टू प्रिवेंट, जिससे कि रोका जा सके चुने गए एमएलए और एमपीज को पार्टीज चेंज करने से। दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। क्योंकि कई सारे लोग इलेक्शन जीतने के बाद डिफेक्शन कर रहे थे। अभी हमने ऊपर डिफेक्शन पढ़ा था चैलेंज में। डिफेक्शन क्या है? कि अपने फ़ायदे के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, या कैश रिवॉर्ड के लिए, जब भी कोई व्यक्ति पार्टी को चेंज करता है, राइट? इसे डिफेक्शन कहते हैं। नाउ इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज, ही और शी विल लूज सीट इन द लेजिस्लेचर। अब अगर कोई भी एमपी या एमएलए पार्टी चेंज करता है, तो वो इलेक्शन में, लेजिस्लेचर में अपनी सीट हार जाएगा, राइट? तो अब कोई डिफेक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट? सेकंड पॉइंट है बेटा, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जिससे कि वो रिड्यूस कर सके इन्फ्लुएंस, प्रभाव मनी और क्रिमिनल्स का। अब ये मैंडेटरी है हर एक कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन लड़ने आ रहा है, कि उसे एक एफिडेविट फाइल करना है। उसमें डिटेल्स देनी है उसे अपनी प्रॉपर्टी की, कि कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, मनी इन हैंड है या कैश में है, और क्रिमिनल केसेस कितने चल रहे हैं उसके खिलाफ किसी भी थाने में, राइट? द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। इस नए सिस्टम से आपके पास काफ़ी ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है कि आप जिस लीडर को चुनने जा रहे हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। बट देयर इज़ नो सिस्टम टू चेक इफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू। अब हालाँकि एक अच्छा स्टेप है कि एफिडेविट में एक कैंडिडेट बताएगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल केसेस हैं, बट कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम चेक कर सकें कि उसने जो जानकारी दी है, वो सही है या गलत है, राइट? नेक्स्ट है बेटा थर्ड पॉइंट, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है टू मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन कहती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करने पड़ेंगे,
और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का ये ऑर्डर है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराएंगी हर साल और इनकम टैक्स रिटर्न को भी फाइल करेंगे, जिससे कि वो देख सकें कि कितनी फंडिंग हुई है किस पर्टिकुलर पार्टी में किस साल किन लोगों द्वारा, ठीक। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के। ये तो इंस्टीट्यूशनल थे बेटा, यही तीन जो स्टार्टिंग के थे ना, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। अब ये हैं सजेशंस हैं, ये है ना। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज मेयर फॉर्मेलिटी। पार्टीज ने ये काम करना शुरू तो कर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराना, मीटिंग्स करना, बट फॉर्मेलिटी के लिए कभी कभी करते हैं। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिक्स। ये क्लियर नहीं है कि इस स्टेप से बहुत ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी बढ़ी है पॉलिटिकल पार्टीज में। बाकी रिफॉर्म्स क्या है बेटा, अगर हम वन थर्ड रिजर्वेशन दे दें वुमेन कैंडिडेट्स को, तो पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है, क्योंकि वुमेन को कम चांस मिलती है, सिर्फ पंचायती राज में ही मिला था, है ना। सिक्स्थ है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कैन बी डन, मनी कैन बी गिवन, कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। मतलब स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन में, मतलब स्टेट को हर पार्टी को पैसा देना चाहिए इलेक्शन के एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए, और कितना पैसा देना है किस पार्टी को ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि लास्ट इलेक्शन में इस पार्टी ने को कितने वोट मिले थे, उस अकॉर्डिंग पैसा दिया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, evaluate the difference between the national or regional parties and assess the requirement for a regional party to become a national party। डिफरेंस बताना है बेटा हमें स्टेट पार्टी में, रीजनल पार्टी को हम स्टेट पार्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा, और नेशनल पार्टी में, और क्या पैरामीटर्स हैं स्टेट पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को, या नेशनल पार्टी बनने के लिए, ये बताना है ना। समझते हैं बेटा। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टीज आर, पहला, द नेशनल पार्टीज आर पावरफुल इन द नेशन, इट डील्स विद नेशनल इश्यूज। नेशनल पार्टीज पावरफुल होते हैं देश में और वो नेशनल इश्यूज को डील करते हैं। सेकंड है रीजनल पार्टीज पावर इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक रीजन और स्टेट। रीजनल पार्टीज की पावर एक स्पेसिफिक रीजन या स्टेट तक लिमिटेड रहती है। ओनली द इश्यूज एंड डिमांड्स ऑफ स्पेसिफिक रीजन आर डिस्कस्ड बाय रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज एक स्पेसिफिक रीजन की डिमांड ही डिस्कस करती हैं। थर्ड है नेशनल पार्टीज एक्शंस ऑफर प्रेफरेंस टू नेशनल इश्यूज ओवर रीजनल प्रॉब्लम। नेशनल पार्टीज बात करती हैं देश के मुद्दों पे इन कंपेयर टू रीजनल प्रॉब्लम्स, राइट। रीजनल पार्टीज ऑपरेशंस आर कन्फाइंड टू द स्टेट। रीजनल पार्टीज के सारे ऑपरेशंस कन्फाइंड होते हैं उनकी स्टेट या लोकेलिटी तक, राइट। पार्टीज मस्ट अटेन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी। पार्टीज को इन रिक्वायरमेंट्स या इन क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए अपने आप को नेशनल पार्टी डिक्लेयर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, या स्टेट पार्टी डिक्लेयर कराने के लिए। पहला है बेटा, अ पार्टी मस्ट गेन एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। एक पार्टी को लगभग 6% वोट चाहिए लोकसभा में या असेंबली इलेक्शंस में, 4 स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, राइट, अपने आप को नेशनल पार्टी बनवाने के लिए। एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और उसे 4 सीट भी जीतनी पड़ती है लोकसभा इलेक्शन में, तब एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने के लिए? 6% वोट लोकसभा में, या 4 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट हो, इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है। दूसरा क्या है, 4 सीट्स जीतनी है लोकसभा इलेक्शन में। सेकंड है अ पार्टी हैज टू रिसीव 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव इलेक्शन टू बिकम अ रीजनल पार्टी एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। लेजिस्लेटिव या स्टेट इलेक्शन में उसके पास एक तो 6% वोट होने चाहिए और 2 सीटें जीतनी चाहिए उसे किसी भी स्टेट में, स्टेट पार्टी का दर्जा लेने के लिए, किसी भी लोकल पार्टी को। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट है एग्जांपल्स नेशनल पार्टी की क्या है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, राइट। बीएसपी पहले थी अब नहीं बेटा, है ना। द एग्जांपल्स ऑफ रीजनल पार्टी का क्या है, डीएमके है और तेलुगु देशम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड, डिस्क्राइब इट्स मेन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। या व्हेन वाज बीजेपी फाउंड, मेजर मेंशन इट्स मेजर आइडियोलॉजी। भारतीय जनता पार्टी कब फाउंड हुई थी, इसकी मेन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को हमें बताना है, या उसकी आइडियोलॉजी को बताना है ना। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि नेशनल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है 5 मार्क्स में, कि आपको पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बताना है और उसकी आइडियोलॉजी बतानी है। आइडियोलॉजी का बेटा मतलब होता है विचारधारा, है ना, याद रखिएगा। समझते हैं बेटा इस आंसर को। द बीजेपी वाज फाउंडेड इन 1980। 1980 में ये पार्टी फाउंड हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिट इन जनता पार्टी। और ये किस पार्टी से टूट के बनी थी, जनता पार्टी से। द पार्टी सिंबल इज लोटस। इस बीजेपी पार्टी का सिंबल लोटस है। जनता पार्टी वाज फॉर्म्ड बिफोर द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977।
1977 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट इन 1980। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था इस पार्टी का 1980 में। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1996, द पार्टी अलोंग विथ इट्स allies won 194 सीट्स। जब लोकसभा इलेक्शन 1996 का हुआ था तो बीजेपी पार्टी को अपने साथियों के साथ 194 सीट्स मिली थी। In the 16th Lok Sabha election held in April-May 2014, BJP got an absolute majority in the Lok Sabha, 282 seats out of 543, and formed the government with its other NDA partners at center. Shri Narendra Modi, BJP is the Prime Minister of India at present. सिंपल सी बात है, जब 16 लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने क्लियर मेजोरिटी से इलेक्शन जीता था और एनडीए मतलब बीजेपी पार्टी जिन पार्टीज के साथ कोalition में है उस पार्टी या उन सारी पार्टीज को एज अ ग्रुप क्या कहते हैं, एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राइट। तो उन सारी पार्टीज से मिलकर 282 सीट्स जीती थी 543 सीट्स में लोकसभा इलेक्शन में, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, नरेंद्र मोदी, जो अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। मेन पॉलिसीज क्या है बेटा इस पार्टी की, ध्यान से देखते हैं। फॉरेन रिलेशन, द पार्टी विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया। पार्टी फोकस करती है कि एक मजबूत, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर और सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया बनाए। रिगेनिंग इट्स राइटफुल प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशंस, वो अपना एक सही स्थान रखे कमिटी ऑफ नेशंस में। अवर फॉरेन पॉलिसी विल बी बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस चीज पे बेस्ड होगी जो हमारे देश के इंटरेस्ट को फुलफिल करे। जम्मू कश्मीर वॉज is and will remain an integral part of India. The party stands for abrogation of Article 370. जम्मू कश्मीर था, है और रहेगा सिर्फ इंडिया का पार्ट, और ये आर्टिकल 370 को हटाना चाहते हैं और इन्होंने हटा भी दिया था, जैसा कि हम जानते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रंट पे, अगर हम देखें तो कीप द प्राइसेस स्टेबल, जो महंगाई में चीज़ों के दाम है उसको स्टेबल रखा जाए। अ स्पेशल फंड विल बी केप्ट एंड टैक्स सिस्टम विल बी रिफॉर्म, एक स्पेशल फंड को रिजर्व रखा जाए और टैक्स सिस्टम में चेंजेस किए जाएं। एफर्ट्स विल बी मेड टू ब्रिंग बैक द ब्लैक मनी डिपॉजिटेड इन द फॉरेन बैंक्स, और एफर्ट्स करेगी ये पार्टी ब्लैक मनी को लाने के लिए विदेशों से या विदेशी बैंकों से। हेल्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स इन एवरी स्टेट एंड प्रोवाइड हेल्थ सिक्योरिटी टू ऑल सिटीजन, एम्स को एस्टेब्लिश करना और हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सारे सिटीजन को। एजुकेशन, टू स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। करप्शन, टू एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्स टू चेक करप्शन एंड ब्लैक मार्केटिंग, राइट। और बीजेपी की मेन आइडियोलॉजी क्या है, हिंदुत्व को प्रमोट करना और हिंदू राष्ट्र बनाना, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। मेन पॉलिसी इनकी ये भी है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिलीजन अगर बात करो, जो कि यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, तो वो किसको आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, हिंदुत्व, ठीक है? याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एग्जामिन द आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और प्रोग्राम को समझना है, और पार्टी कब फाउंड हुई थी और कौन इसका फाउंडर था। आंसर बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में। 1885 में फाउंड हुई थी ए हुयूम द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। बट आफ्टर सम इयर्स इट वाज कंट्रोल्ड बाय इंडियन लीडर्स, कुछ सालों बाद इंडियन लीडर्स ने इस पार्टी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हैंड इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ दिस पार्टी, जैसे बीजेपी का लोटस है, इनका क्या है, हाथ, हैंड। सेकंड है, इट हैज एक्सपेरिमेंटेड मैनी स्प्लिट्स, इस पार्टी के कई सारे टुकड़े हुए हैं और कई सारे विभाजन होकर कई सारी नई पार्टीज बनी है इस पार्टी से। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में इस पार्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेशनल और स्टेट लेवल पे कई सारे डिकेड्स तक, कई सारे सालों तक, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी। तभी लोग कहते हैं ना कि 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है इस देश पे, बीजेपी हमेशा कहती है, राइट, याद रखिएगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इस पार्टी ने मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाई भारत में। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, 1977 तक रूलिंग पार्टी थी सेंटर में, और फिर 1980 से 1989 तक ये थी, राइट। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, 1989 के बाद इस पार्टी का सपोर्ट धीरे-धीरे हमारे देश में कम होने लगा, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, बट अभी भी ये पार्टी पूरे देश में मौजूद है, कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीजन, हर एक सामाजिक डिफरेंसेस के बावजूद। सेंट्रिस्ट पार्टी है ये नेचर में, ना तो राइट को फेवर करती है ना लेफ्ट के लोगों को फेवर करती है, अपनी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में, मतलब अपनी विचारधारा में। द पार्टी स्पाउसेस सेक्युलरिज्म, पार्टी सेक्युलरिज्म के आइडिया को सपोर्ट करती है, वेलफेयर करना चाहती है वीकर सेक्शंस का और माइनॉरिटीज का हमारे देश में। द आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस, आईएनसी नई
अर्थव्यवस्था के बदलावों को सपोर्ट करना चाहती है बट ह्यूमन फेस देके। सिक्स्थ है लीडर ऑफ यूपीए, मतलब जैसे बीजेपी एनडीए की मेंबर थी, जिसमें कई सारी पार्टीज थी इन कोलिशन, ऐसे ही ये पार्टी अलायंस में, सॉरी अलायंस होता है इलेक्शन से पहले। ऐसे ही ये किसके पार्टी के साथ में अलायंस में थी, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, राइट। 2004 से 2019 तक इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 90.5% वोट्स एंड 52 सीट। 2019 के अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इस पार्टी को 52 सीट्स मिली थी और 19.5 वोट्स मिले थे हमारी कंट्री में। 10th और लास्ट क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का, नेम ऑल नेशनल पार्टीज। इस समय जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं इंडिया में उनके नाम बताने हैं और उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में। तो ये याद रखना है बेटा, अभी हमारी टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, जो अभी अपडेटेड बुक है। As of October 2025, 6 political parties recognized as national parties by the Election Commission of India. Right? आम आदमी पार्टी है पहली, ग्रांटेड नेशनल पार्टी स्टेटस इन अप्रैल 2023, इसे नेशनल पार्टी का स्टेटस क्या कब मिला है, अप्रैल 2023 में। फॉलोइंग इट्स परफॉर्मेंस इन दिल्ली, पंजाब, गोवा एंड गुजरात, और क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में अच्छी थी असेंबली इलेक्शन में, इसका सिंबल क्या है, झाड़ू, जिसे क्या कहते हैं, ब्रूम, याद रखिएगा। दूसरी है बेटा बहुजन समाज पार्टी। शायद मैंने ऊपर कह दिया था कि बीएसपी इज नॉट अ नेशनल पार्टी बट स्टिल इट इज अ नेशनल पार्टी। सॉरी फॉर दैट मिस इन्फॉर्मेशन, डू करेक्ट दैट फैक्ट, है ना। तो बीएसपी इज स्टिल नेशनल पार्टी led by Mayawati. It advocates for social justice and represents marginalized communities. Its symbol is elephant. मायावती इस पार्टी को लीड करती है और ये पार्टी सामाजिक न्याय और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करती है, मतलब माइनॉरिटीज को। और इसका सिंबल क्या है पार्टी का, एलिफेंट। बीजेपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक राइट विंग है, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, मेजर फोर्स है नेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स में, और इसका सिंबल क्या है, लोटस। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। सो लेफ्ट विंग पार्टी है ये, जहाँ बीजेपी राइट विंग की थी, लेफ्ट विंग की है, और मार्क्सिस्ट एंड लेनिन प्रिंसिपल वर्क करती है मार्क्स और लेनिन के प्रिंसिपल्स पे। इसका सिंबल है हैमर, सिकल और स्टार। इंडियन नेशनल कांग्रेस, a सेंट्रल लेफ्ट सेकुलर पार्टी, सेंट्रल लेफ्ट, ना लेफ्ट की है ना राइट की है, सेंट्रल आइडियोलॉजी की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, हिस्टोरिकली वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेस, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है इसने भारतीय राजनीति को। इसका सिंबल क्या है, हैंड। लास्ट क्या है, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, द फर्स्ट पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये पहली पार्टी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। अचीविंग हिज स्टेटस 2019, इस सिंबल इज बुक, इसका सिंबल क्या है, किताब। आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पॉलिटिकल साइंस का। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर्स के कंप्लीट बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस चैप्टर्स के नहीं देखे हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, और मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है एमसीक्यूज के लिए भी बेटा, सोशल साइंस क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी। आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से जितने भी चैप्टर्स के अभी तक मैंने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड के, और जितने भी एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं बोर्ड एग्जाम के, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, रिकमेंड टू ऑल योर फ्रेंड्स। इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोस, बिकॉज कॉन्फिडेंस तो चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी गुड डे।